हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2024 को 17 सितंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स की लाइक एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ, तो जहाँ पे भी जीके जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और देखिए ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, मींस बायलिंगुअल रहेगी। तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और देखिए ये जो हमारी PYQ सीरीज़ है उसका ये 15th लेक्चर है। इससे पहले 14 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। और देखिए इस लेक्चर का उन लेक्चरों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक क्लास में जो एग्ज़ाम होता है एक शिफ्ट का, उसका जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन कराता हूँ मैं एक क्लास में। और देखिए भैया, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंडियन क्लासिकल डांसर्स एसोसिएटेड विद कथक। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कथक से जुड़े भारतीय शास्त्रीय नृतक की पहचान कीजिए। तो हमें बताना है कौन इनमें से कथक डांस से जुड़ा हुआ है। तो बताइए अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, पढ़े हैं आपने। एक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका आंसर है रोहिणी भाटे। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो भाई कथक के बारे में। जो कथक है वो ओरिजिनेट हुआ था यूपी से, उत्तर प्रदेश से, और ये क्लासिकल डांस है। ठीक है। जो संगीत नाटक अकादमी के देता है, जो संगीत नाटक अकादमी देती है क्लासिकल डांस का, उनमें से एक है कथक। और ये ओरिजिनेट हुआ था उत्तर प्रदेश में, ड्राइव्ड फ्रॉम द वैदिक संस्कृत वर्ड। तो ये कथक है, ये ड्राइव्ड हुआ था वैदिक संस्कृत वर्ड से। कथा मीन्स जो स्टोरी होती है उससे। और जो कथाकार होता है उसको बोलते हैं, कथाकार को बोलते हैं स्टोरी टेलर। कथाकार, स्टोरी टेलर। इवॉल्व ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ये इवॉल्व हुआ। और इसमें क्या परफॉर्मेंस दी जाती हैं, स्टोरीज दी जाती हैं लॉर्ड कृष्णा के ऊपर। ठीक है, परफॉर्म की जाती हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़ा क्लासिकल डांस के बारे में। देखिए ये क्लासिकल डांस है। तो 8 क्लासिकल डांस है इंडिया के। तो जो पहला है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है। और जो कथक है क्लासिकल डांस, वो यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। कथकली जो है वो केरला से है, बिलोंग करता है। और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करता है। और मणिपुरी जो डांस है वो मणिपुर से बिलोंग करता है। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। और मोहिनी अट्टम केरला से। सतरिया डांस ये आसाम से है। और छऊ डांस जो 9वां क्लासिकल डांस है, जिसका स्टेटस कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, तो वो है वेस्ट बंगाल का, लेकिन ये झारखंड और उड़ीसा में भी काफ़ी फेमस है। तो 8 क्लासिकल डांस हैं, लेकिन 9th वाला दिया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने। स्टेटस कौन देता है, तो ये संगीत नाटक अकादमी देती है। संगीत नाटक अकादमी इसका जो स्टेटस है, जो क्लासिकल डांस है का स्टेटस संगीत नाटक अकादमी देती है। ठीक है। और देख लेते हैं, अब देखिए दूसरे जो हमारे ये दे रखे हैं ऑप्शंस, इनके बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन और आपको याद रखनी है, जो संगीत नाटक अकादमी है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1953 में। ठीक है। सरोदी सेकिया, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये है सरोदी सेकिया। ये किससे रिलेटेड है, तो ये है सतरिया डांस से, जो कि आसाम का है। और जो केलुचरण महोपात्रा हैं, ये रिलेटेड है ओडिसी डांस से, जो कि उड़ीसा से है। और वेदांतम सत्यानारायण शर्मा। तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किससे रिलेटेड है, तो ये है कच्चीपुड़ी। तो कच्चीपुड़ी कहाँ का है, बताइए आप, आंध्र प्रदेश का। तो हमने देखिए तीनों ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर लिया, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में ऑप्शंस के बारे में पूछ सकता है। जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो दूसरे एग्जाम्स में इनको ही पूछ लेगा। तो आपको तीनों याद हो गए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रटना ही पड़ेगा इसको। बस आपको क्लासिकल डांस याद होने चाहिए, और स्टेट याद होना चाहिए, और कौन इनका स्टेटस देता है वो। और 9th वाला भी याद होना चाहिए, शो डांस। ठीक है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसका स्टेटस दिया है। ठीक है, सेमी क्लासिकल डांस में आता है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन हाई कोर्ट एक्ट
इन विच ईयर। तो ब्रिटिश संसद में ने किस वर्ष में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? तो ये कब पेश किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन विच ईयर? तो बताइए आप, सोचिए एक बार, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? तो इसका जो आंसर है 1861 में। तो इंडियन जो हाई कोर्ट एक्ट है वो 1861 में आया। तो इसके अंदर क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या किया गया था, जब 1861 में हाई कोर्ट एक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था तो उसमें जो हाई कोर्ट है उसने रिप्लेस कर दिया था जो सुप्रीम कोर्ट है 3 प्रेसिडेंसीज में। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस करके। तो ये इस एक्ट का प्रोविज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो इस वाले जो सेट में पूछा है वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री पूछ लिया, इससे जो पहले वाला सेट था उसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ पूछ लिया था, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो वो प्राइवेट और पब्लिक पे इस वाले जो 2024 का जो एग्ज़ाम था इसमें ज़्यादा फोकस था एसएससी सीजीएल वालों का। ठीक है, एनटीए एनटीए बनाता है उसका पेपर, तो एनटीए वालों ने कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया प्राइवेट पे और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ पे। तो इसका जो आंसर है, देखिए आप बताइए एक बार, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है इस चीज़ का तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। चलो हम ट्राई करते हैं। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो सेल, ये तो हमने सुनते रहते हैं हम आए दिन, तो ये गवर्नमेंट है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो टाटा का नाम सुनते ही प्राइवेट में आ जाता है, तो ये प्राइवेट है। इंडियन ऑयल लिमिटेड, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अब दूसरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखो। प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, नॉट कंट्रोल्ड और नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जिन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है और प्राइवेट में प्राइवेट जो पर्सन है वो या फिर प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो ऑन करते हैं, और प्रॉफिट के लिए भी चलाई जा सकती है, नॉन प्रॉफिट के लिए भी चलाई जा सकती है। मतलब इनका यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्टेक होल्डर रहता है, जो स्टेक रहता है वो बहुत कम रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे प्राइवेट ग्रुप, इंडिविजुअल या फिर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट के लिए ओन्ड एंड कंट्रोल की जाती हैं, बट उसमें गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल और ओन्ड नहीं करती है। सेल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये एस्टेब्लिश की थी 1973 में। इनका जो ईयर है वो पूछ लिया है कई बार एग्ज़ाम्स में। तो इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी। और भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 1964 में। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, तो ये पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी? तो इलेक्शन कमीशन कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में, 25 जनवरी, 25 है ये, 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था। अब देख लेते हैं हम दूसरी इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये परमानेंट और ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछ लेते हैं आपसे, तो ये परमानेंट ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और किस पार्ट के अंदर आती है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के अंदर आती है। और कितने से कितने आर्टिकल के बीच में? तो 324 से 329 आर्टिकल के इसी के अंडर आता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329। और आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 में दे रखा है कि वो सुपरिंटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन देगा और कंट्रोल करेगा सारी प्रोसेस को। वो इलेक्शन करवाता है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के जो एवरी स्टेट की होती है, और वाइस प्रेसिडेंट के और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कमीशन करवाता है। उनको डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरिंटेंडेंस फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन करवाता है। ठीक है, अब जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है 6 ईयर्स का या फिर 65 ईयर।
तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और जो इनकी रैंक रहती है वो सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं उनकी रैंक, उनकी जो सैलरी होती है, टेन्योर रहता है, उसके बराबर ही इनका रहता है, सेम रैंक एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने देख लिया इलेक्शन कमीशन के बारे में। एक 3 मेंबर बॉडी है ये, 3 मेंबर बॉडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, और आपको इसकी डेट याद रखनी है बिल्कुल, 25 जनवरी 1950 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और आप मुझे बताएंगे प्लानिंग कमीशन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तो ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, आप ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशियरीज आर प्रोवाइडेड विद हाउ मच अमाउंट एवरी ईयर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर साल कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप सुनते भी रहते होंगे आए दिन न्यूज़ में, खबरों में, तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। तो इसका जो आंसर है वो है 6000। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 2019 में, 2019 में फेब में। तो 6000 पर ईयर दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में, 4-4 मंथ के गैप पर, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरी तरह से फंडेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही फंड करती है, और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें क्या है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों पैसा देते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटर सेक्टर जो स्कीम होती है इसमें सेंटर ही देता है पैसा। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसे इम्प्लीमेंट करती है। तो आपको मिनिस्ट्री कब लॉन्च हुई थी, कब ये ईयर पूछ लेता है, और इंस्टॉलमेंट 3-3 महीने के, 3 इंस्टॉल में 4-4 महीने के गैप पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। When was the प्रो कबड्डी लीग inaugurated for the first time in India? भारत में पहली बार प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन कब किया गया था, तो ये आपको बताना है। प्रो कबड्डी लीग भारत में कब स्टार्ट हुई, तो इसका आंसर है 2014, 2014। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। फैक्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा, और आपको आईपीएल भी याद रखना है। आईपीएल आप मुझे बताएंगे कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरली डील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर। तो वुड्स डिस्पैच जो आया था 1854 का, 1854 का, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो वुड्स डिस्पैच के बारे में अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है तो आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो वुड्स डिस्पैच है वो किससे रिलेटेड था, तो एजुकेशन से। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वुड्स डिस्पैच के बारे में। देखिए चार्ल्स वुड थे जो, वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, उनके प्रेसिडेंट थे ये, और सेक्रेटरी भी रह चुके थे स्टेट ऑफ इंडिया के। इन 1854 में, 1854 में उसने एक जो है डिस्पैच सेंड किया लॉर्ड डलहौजी। अब आपसे पूछ लेगा कि जब वुड्स डिस्पैच आया था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और कब आया था, 1854 में। तो इसने क्या सजेस्ट किया था, वुड्स डिस्पैच में क्या था सजेशन, जो प्राइमरी स्कूल है मस्ट एडॉप्ट वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो प्राइमरी स्कूलों में वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, जो वहाँ पे की नेटिव लैंग्वेज है उसी में दी जानी चाहिए, मातृभाषा में, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में। और जो हाई स्कूल है उसमें एंग्लो वर्नाक्यूलर मीडियम में शिक्षा दी जानी चाहिए। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ कॉलेज लेवल एजुकेशन। तो इंग्लिश कॉलेज में होनी चाहिए। इंग्लिश जो है कि वो किस लेवल पे होनी चाहिए, तो कॉलेज लेवल एजुकेशन में होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाक्यूलर, और कॉलेज लेवल पे जो होगी वो इंग्लिश। वुड्स डिस्पैच कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इसको मैग्ना कार्टा, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इंडिया में, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें मेन। तो इसमें देखो आपको एक गवर्नर जनरल याद रखना है, और 1854 याद रखना कब आया था वुड्स डिस्पैच। ये थोड़ा कम पूछता है ये इन एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी वगैरह या स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है ये, प्राइमरी स्कूल
मतलब इसकी जो सजेशंस थी वुड्स डिस्पैच की, वो कौन कौन सी थी। यूपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन वुमेन बॉक्सर्स was elected as the chairperson and a voting member of the International Boxing Association in 2022। तो निम्नलिखित में से भारतीय महिला मुक्केबाज में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और मतदान सदस्य के रूप में चुना गया था। तो वो कौन है बताइए आप। तो इसका आंसर है लवलीना बोर्गोहेन। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, लवलीना बोर्गोहेन, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, और ये कब बना था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, 1946 में। और जो अभी प्रेसिडेंट हैं इसके कौन है, उमर क्रेमलेव इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन काम की है, आपको याद कर लेनी है, आई हुई है किसी न किसी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर वॉज द MP लैड्स स्कीम इम्प्लीमेंटेड। तो MP लैड्स जो स्कीम आई थी, योजना आई थी, वो किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये थी 1993 में आई थी ये योजना, 23 दिसंबर 1993, 23 दिसंबर 1993 में। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। MP लैड स्कीम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है टू रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो रिकमेंड करता है अपनी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट की, MP की, उसमें डेवलपमेंट वर्क को रिकमेंड करता है विद एन एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग। इसमें क्या क्रिएट करते हैं, जो ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं कम्युनिटी के लिए, जिससे कम्युनिटी को, लोकल कम्युनिटी को, वहाँ की को फ़ायदा हो सके, तो वो एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको क्रिएट किया जाता है जो ड्यूरेबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो MP रिकमेंड करता है, और ये फुली फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जो ये स्कीम है MP लैड फंड, ये इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है पूरी तरह से। MP कैन सजेस्ट वर्क टू दी, MP सजेस्ट करता है जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ पे उसे जो ड्यूरेबल एसेट्स हैं, जो एसेट्स क्रिएट करवाने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़ पर ईयर जो वहाँ पे खर्च कर सकते हैं इन पे, ठीक है। 5 करोड़ पर ईयर का वो रहता है खर्च करने का जो लिमिट रहती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पे सजेस्ट करते हैं उन्हें, ये MP सजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो है MP लैड स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। स्टेट PCS में, UPSC में एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे इसकी डेट पूछ ले, लेकिन उन्होंने इसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछ रखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखें, कब आई थी ये स्कीम और किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस रूप में जाना जाता है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए आप। देखिए, हरिकेन्स बोलते हैं USA में, हरिकेन्स या फिर टोर्नाडो, जो वहाँ के साइक्लोन्स होते हैं। विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। साइक्लोन्स बोलते हैं इंडियन ओशन में, टाइफून्स चाइना और जापान में, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो, हरिकेन और टॉर्नाडो USA में, टाइफून्स बोलते हैं जापान और चाइना में। तो आपको इनके नाम थोड़े से याद होने चाहिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्टली ध्यान रखना है, एग्ज़ाम देते टाइम आप इनकरेक्टली भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, फिर एग्ज़ाम में कहते हैं यार मेरे नंबर कम आए। भाई इनकरेक्टली पे ध्यान देना है आपको। मैं मानता हूँ कि देखो, SSC का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें टाइम का खेल होता है सारा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि दोबारा क्वेश्चन को पढ़ सके, लेकिन आपको एक बार में ही ना उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है इनकरेक्टली। अगर आप ये चीज़ अच्छे से थोड़ा देख लेंगे ना, तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। इसी की वजह से भी गलत होते हैं 2-3 क्वेश्चन तो, क्योंकि टाइम इतना कम रहता है कि दिमाग से स्लिप हो जाता है, वो इनकरेक्टली पूछा था या करेक्टली पूछा था, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो आपको बताना है इसका। तो देखिए, ये है जो इसका आंसर है, स्टार्च
एग यॉर्क में नहीं होता भाई, स्टार्च होता है वीट में, राइस में, जो ये फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेटेड फूड जो होते हैं, ठीक है, उनमें होता है स्टार्च। वीट, राइस। लैक्टोज मिल्क, सही है। फ्रक्टोज ग्रेप्स में, और माल्टोज वीट, कॉर्न मील और बार्ले में होता है। तो बिल्कुल सही है ये। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो ही है इनकरेक्टली मैच्ड, बाकी तो सारे करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन सेकंड, सॉरी फ्रक्टोज नहीं, और स्टार्च वाला एग यॉर्क, ये होता है वीट में और राइस में, वीट और राइस। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग आइटम, निम्न आइटम्स का मिलान करें, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रीफरेंस, तो ये कब आया था, किस ईयर में आया था, तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है 4। देखिए ऑप्शन जो पहला वाला है वो बी है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रीफरेंस। तो अगर आपको ये पता है, देखिए 1988 में, तो 1988 में, अगर इनमें से आपको एक ही पता है, चलो ये पता है, हमें मान लेते हैं पहला वाला पता है हमें, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रीफरेंस कब आया था, तो ये 1988 में। अब देखना है हमें, ऑप्शंस पे जाना है। देखो पहले का जो बी है वो किस में है, ये इस वाले में नहीं है, अगर हम कंफर्म है तो उस वाले पे, तो ये वाला एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे पहले का बी हमें नहीं मिल रहा, तो ये वाला भी एलिमिनेट कर देंगे। तो दो तो हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शंस। अब इसमें और इसमें सेम है। अब आगे देख लेते हैं, देखो तीसरे का डी, तीसरे का डी इसमें भी सेम है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, इसको सीधा लगा देंगे, तीसरे का डी दोनों में है, तो ये सही है। अब हम देखते हैं, देखो जो बी वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है जो, तो सेकंड वाले ऑप्शन में देखो ये है दूसरे का ए और दूसरे का इसमें दे रखा है सी। तो दूसरे का अगर आपको पता है, द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था कब, बताइए। तो इसका ऑप्शन है सी, 2004 में। तो फिर ये निकल जाएगा आपका सेवन्थ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू कब आया था, 2021 में। तो आप देखो अगर आपको सिर्फ एक पता है ना, तो फिर भी आप दो एलिमिनेट कर लोगे इसमें से ऑप्शंस। बट फिर अगर आपको नहीं आता पूरा दूसरा ऑप्शन, तो फिर आप 50-50 कर सकते हैं भाई, फिर तो आंख बंद करके लगाना ही पड़ेगा ए में से बी में से, ठीक है। बट इनको एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन का कम दे रखा है, लेकिन किसी किसी ऑप्शंस को ऐसे बनाता है एग्जामिनर कि आपको एक ही ऑप्शन पता है ना, तो आपको तीन स्टेटमेंट जो है, ये तीन वाले ऑप्शन जो अलग अलग हैं, इनको एलिमिनेट कर दोगे आप, एक कोई सीधा एक सही आंसर आ जाता है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन में डाल रखा है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप 50-50 में लगा के आ सकते हैं, चांसेस आपके सही होने के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रभा अत्रे हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2022 बिलोंग टू विच घराना। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित हैं, तो आपको घराना बताना है, प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं किराना घराना, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब हम दूसरे घराने इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इंदौर घराना है, उनसे कौन एसोसिएटेड है, तो फाउंडर थे इनके उस्ताद आमिर खान, पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। आगरा घराना से रिलेटेड हैं हाजी सुजान खान, फैयज़ खान, लेटफत हुसैन खान, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर केकिनी। एग्ज़ाम में आया हुआ है एसएससी में। मेवाती घराना से जो रिलेटेड हैं वो हैं घग्गे नाजिर खान और वहीद खान, दोनों ये फाउंडर हैं इनके, ठीक है। और जो पद्म विभूषण है वो किस लिए दिया जाता है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। पद्मा अवार्ड्स कब से स्टार्ट हुए थे, तो पद्मा जो अवार्ड्स हैं ये स्टार्ट हुए थे 1954 से। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, और उसके बाद आते हैं जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये पद्म विभूषण, इसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म श्री, ठीक है। और 2024 में देखिए जो भारत रत्न मिला है, भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है, 5 लोगों को, वैसे ये 3 लोगों को ही दिया जाता है, बट इस बार एक्सेप्शनली 5 लोगों को दिया गया है। और जो पद्मा अवार्ड्स हैं तीनों को मिलाकर वो पद्मा अवार्ड्स मिले हैं आपके 132, 5 तो मिले हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और 17 मिले हैं पद्म भूषण, और 110 मिले हैं पद्म श्री। आपको ये ध्यान रखना है और इनके नाम आपको याद होने चाहिए। पद्म विभूषण आने वाले एग्जाम्स में जो ये 5 नाम हैं इनमें से पूछ सकता है, और जो भारत रत्न मिले हैं उनमें से पूछ सकता है।
ठीक है। पर्सनैलिटी और उनका प्रोफेशन याद रखना है आपको। पर्सनालिटी भारत रत्न वालों की और जो पद्म विभूषण मिला है उनकी तो याद ही रखनी है। पर्सनैलिटी और किससे रिलेटेड है, ठीक है, एसोसिएटेड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। एन इंस्क्रिप्शन तख्ते बाही रिकवर्ड फ्रॉम मर्दन नियर पेशावर इंडिकेट द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान। तो पेशावर के पास मर्दान से बरामद तख्ते बाही नामक एक शिलालेख है, वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को इंगित करता है। तो डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है। ये जो है जो लेख था, शिलालेख, ये किससे संबंधित है, तो बताइए आप। देखिए इसका जो आंसर है पार्थियन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखो ग्रीको बैक्टीरियन, जो बैक्टीरियन है उन्हें ग्रीको बैक्टीरियंस भी बोलते हैं। और कब एस्टेब्लिश्ड हुए थे वो, उनकी डायनेस्टी 256 से 130 बीसी तक। और जो इसके फाउंडर थे ग्रीको बैक्टीरियन के, वो थे डियोडोटस फर्स्ट सोटेर। नाम ध्यान रखना है आपको, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। और जो इंडो ग्रीक्स थे वो, इनके फाउंडर कौन थे, डीमेरिटस फर्स्ट। और ये 190 बीसीई के अराउंड स्थापित किया था इन्होंने अपना जो डायनेस्टी है। और जो साका डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे, देखिए साका जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे, किंग मोगा या फिर, और उसने मौ से बोलते हैं। ब्रांच थी ये इंडोसीथियंस की। और 130 बीसी के अराउंड ये डायनेस्टी को स्थापित किया था, ठीक है। इंडोसीथियंस कौन थे, तो ये भाई ईरानियन जो ट्राइब्स थी, ठीक है, उनके उनकी ब्रांच थी ये साकास। अब देखिए जो साका ईरा जो स्टार्ट किया था वो किया था कनिष्क ने, जो बिलोंग करते थे कुषाण डायनेस्टी से 78 एडी में, ठीक है। और इन्होंने, देखिए अभी मैं आपको आगे बताता हूँ पार्थियंस क्या थे। पार्थियंस फाउंडर कौन थे पार्थियंस के, तो गोंडोफेरेसिस फर्स्ट जो इसके फाउंडर थे, और फर्स्ट सेंचुरी एडी के टाइम में स्थापित किया था पार्थियंस का जो डायनेस्टी थी, ठीक है। फाउंडर याद रखना है आपको, गोंडोफेरेसिस फर्स्ट, और ये तो इनका मिला ही था, ये आपको याद रखना है, दूसरे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तख्तेबाही, ठीक है। कुषाण के बारे में देख लेते हैं। देखिए कुषाण जो डायनेस्टी थी, फाउंडर थे इसके खुजुला खडप्सिस। नाम ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। और इसके जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो कनिष्क थे, और टाइम पीरियड था फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी सीई, और बिलोंग करते थे यूची ट्राइब से। अब आप मुझे बताएंगे कनिष्क के टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो वो कौन सी काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, आप मुझे बताएंगे ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, ठीक है। ये हो गया बैक्टीरियंस के बारे में बता दिया, साकाज के बारे में और इंडो ग्रीक्स के बारे में। इनके किंग्स के बारे में मोस्टली फोकस रहता है एनटीए का, ठीक है। आपको ऐसे ही पैटर्न पकड़ना है कि एनटीए का फोकस कहाँ पे है। देखिए ये जो सारी डायनेस्टी हैं ये पोस्ट मौर्यन पीरियड की हैं, ये पोस्ट मौर्यन के बाद की हैं ये सारी डायनेस्टी, ठीक है। दो डायनेस्टीज आई थी इधर। देखिए जो एक तो था मौर्यन एम्पायर के बाद जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर था वो दो में था। एक तो इंडिजीनियस जो डायनेस्टीज थी वो बनी थी, और जो फॉरेन थे वो आए थे इंडो ग्रीक्स। फॉरेन में इंडो ग्रीक्स आए थे, और साकाज आए थे, पार्थियंस आए थे, और कुषाण आए थे, ठीक है। और इधर इंडिजीनियस में सतवाहनाज और सूंगाज, कानवाज, ठीक है, ये थे। आपको ये ध्यान रखना है, उनके किंग्स के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है ज़रूर, क्योंकि एसएससी का और एनटीए का जो एनटीए जो पेपर सेट कर रहा है वो उसका फोकस ही है एनटीए का किंग्स के बारे में पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन। तो भारत की जनगणना 2011 का अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी आबादी है। तो स्लम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में है, केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है, वो स्टेट का नहीं पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है किस यूटी में है। तो देखिए अंडमान निकोबार में स्लम पॉपुलेशन क्या करेगी भाई वहाँ पे जाके, ठीक है। तो चंडीगढ़ में भी कम है, पुडुचेरी में भी कम है, तो दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है। तो दिल्ली ही सबसे ज़्यादा जो वो स्लम पॉपुलेशन है वो दिल्ली में है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो केंद्र शासित प्रदेश में आता है ये। कभी आप सोचो स्टेट पूछ लिया। अब देख लेते हैं हम कुछ और जानकारी।
अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 दिल्ली इज़ द मोस्ट अर्बनाइज यूटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे अर्बनाइज यूटी में दिल्ली आता है। और सब स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट में वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे स्लम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो है महाराष्ट्र। स्लम पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है? 65.40 मिलियन पीपल स्लम है इंडिया में, स्लम पॉपुलेशन है। ठीक है भाई, तो 2011 का जो सेंसस है वो आपको याद रखना है। सेंसस स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मायो के टाइम पे पहला सेंसस, लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस था। उसके बाद 1881 में, ठीक है, पहला जो सेंसस हुआ था WC, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था। ठीक है, वो जो सेंसस के कमिश्नर थे वो थे। तो पहला सेंसस हमारा 1881 में हुआ था। तो उसके बाद जो अभी 2011 में हुआ है वो था 15 सेंसस। अब 16 सेंसस होने वाला है था जो 2021 में, बट ड्यू टू कोविड तो ये हमारा पोस्टपोन कर दिया था 2024-25 में, 24-25 में। और कौन कंडक्ट करता है इसे? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सेंसस को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, किसके अंडर आता है ये? किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पहला सेंसस किसके टाइम में आया था और अभी कौन सा सेंसस आएगा, ठीक है, कौन कंडक्ट करता है और किस मिनिस्ट्री के अंडर है। और 2011 के सेंसस के बारे में आपको लिटरेसी रेट पूछा हुआ है पिछली शिफ्ट में, ठीक है, वुमेन लिटरेसी रेट, मेंस लिटरेसी रेट और ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ GNP इज़ 16% हायर देन द लास्ट ईयर एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ 9%, प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी हैज़ ग्रोन बाई। तो यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि के बारे में पूछ रहा है वो, तो इसको हम निकाल सकते हैं। देखो, इसका जो ऑप्शन है 7% इज़ द राइट आंसर। अब इसको निकालते कैसे हैं? देखो, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन परसेंटेज, तो वो आ जाएगी ग्रोथ। तो 16 माइनस 9 तो कितना हो गया? 7%, इसका आंसर है। GNP क्या होता है? देखिए, जो टोटल वैल्यू होती है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंस, जो कंट्री के रेजिडेंस होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, या फिर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके द्वारा, कंट्री में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन, कंट्री में हो सकता है या कंट्री के बाहर हो सकता है। अब उनमें से माइनस कर देंगे GNP। देखिए, जो फॉरनर्स हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया से पैसे कमा रहे हैं, उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। भूपेन हजारिका वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे? तो वो हैं आपके आसाम। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं भूपेन हजारिका के बारे में। देखिए, इन्हें भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न मिला था पोस्टुमसली, मरणोपरांत। ठीक है, पोस्टुमसली, तो 2019 में। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2012 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है 1992 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। और इन्हें जाना जाता है सुधा कांता के रूप में। और ही वॉज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोइट और एक्टर भी रह चुके हैं, आर्टिस्ट, एडिटर, फिल्म मेकर, प्रोफेसर और पॉलिटिशियन। तो ये सब कुछ रह चुके हैं। और ये थे आसाम से। ठीक है, आपसे नेक्स्ट में ये पूछ सकता है कि किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, आसामीज लैंग्वेज में इनके तो जो गीत होते हैं वो गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कैलोरीमीटर इज़ अ स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ थिन शीट ऑफ विद गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो कैलोरीमीटर एक छोटा कंटेनर है जो अच्छी तापीय चालकता के साथ खालिस्तान की पतली सीट से बना होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखना किससे बना होता है वो, तो वो होता है कॉपर से। ठीक है, कैलोरीमीटर मेजर क्या करता है? तो ये मेजर करता है हीट को। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, एसोसिएशन में पूछ लेगा। कैलोरीमीटर मेजर हीट एंड हीट इन्वॉल्व इन अ चेंज इन स्टेट ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की स्टेट चेंज होती है तो उसमें हीट में क्या
अंतर आता है उसको मेजर करता है, ठीक है, सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है। एक निश्चित टाइम पीरियड में जब किसी जो मटेरियल होता है उसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो उसकी हीट में क्या चेंज आता है उसे मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और दूसरे मीटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गेट रिलीज्ड व्हेन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम Mg। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम Mg के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो बताइए आप। तो ये है हाइड्रोजन H2, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ हैज़ बीन नॉट का ध्यान रखना है प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको नॉट पे फोकस, नॉट देखते ही अलर्ट हो जाना है, आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछ रहा है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उनमें से पूछ रहा है कि ये कौन सी इनमें से नहीं है। तो देखिए, डिफेंड द कंट्री बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। देखिए, पे इनकम टैक्स नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उन पे ही बनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो उन्होंने रिकमेंड किया था ये पे इनकम टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, वो नहीं बनाया था ये, ठीक है। बट उनकी रिकमेंडेशन थी इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल करो, बट गवर्नमेंट ने नहीं की थी। टू कास्ट दी वोट इन द इलेक्शन, नहीं, ये भी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, सेकंड और थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो आंसर यही है। देखिए, इस वाले को अगर हम देखो, ये देखते हैं, ये वाला अगर हमें इसे एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो टू डिफेंड द कंट्री, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये नहीं हो सकता, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अब देखते हैं टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, फोर्थ भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि फोर्थ में तो है फंडामेंटल ड्यूटी, इन्होंने नॉट पूछा है, तो दो ऑप्शन बचे आपके पास। दूसरा तो करेक्ट होगा ही, दोनों में दे रखा है। थर्ड को एक बार चेक कर लो, टू कास्ट दी वोट इन द इलेक्शन, तो ये भी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, तो यही हमारा राइट आंसर है। ऐसे निकालते हैं इस ऑप्शन को। जो स्टेटमेंट वाली होती है ये बहुत ईजी एलिमिनेशन बहुत ईजी होता है इनमें, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी, ठीक है। और ये किस देश से इंस्पायर्ड थी, तो यूएसएसआर से, जो अस्टवाइल यूएसएसआर था उससे हमने ली गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई थी इस टाइम पे, 11 फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आई थी। तो इसमें क्या था कि एवरी पेरेंट्स और गार्जियन जो होंगे उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, जो 6 से और 14 साल तक के बच्चे हैं, पढ़ने का मौका देना होगा उन्हें, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। और क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये पता होना चाहिए, इससे ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखिए, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो फंडामेंटल राइट टू, अब देखिए राइट टू वोट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, राइट टू वोट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आर्टिकल 326 में दे रखा है। आर्टिकल 324 से 329 किस में आते हैं, तो ये आते हैं इलेक्शन कमीशन में, 324 से 329। तो 326 जो आर्टिकल है 326, इसमें दे रखा है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। और वोटिंग एज रिड्यूस करी गई थी 21 साल से 18 साल, 21 टू 18 साल कब की गई थी, तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 में, तब की गई थी ये वोटिंग एज जो हमारी रिड्यूस की गई थी, ठीक है।
तो ये हमने इम्पोर्टेंट, ये किसी ना किसी रूप में सभी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये ऐसे ही नहीं बता रहा, मैं जो एग्जाम्स में आई हुई इन्फॉर्मेशन है वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको ये भी पूछ लेगा वोटिंग एज किस कॉन्स्टिट्यूशन में रिड्यूस की गई, वो राइट टू वोटिंग कौन सा राइट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब अपना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। तो बाबर का सक्सेसर कौन था, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। तो ये आपको बताना है, क्रोनोलॉजी पूछ लिया इन्होंने आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए मेडिवल इंडिया की। तो इसका आंसर है हुमायूं। अब देखिए आपको एक ट्रिक है क्रोनोलॉजी की, भाजसा से आप याद रख सकते हैं बाबर। वो बाबर आया था 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से और 1556 तक। उसके बाद अकबर, अकबर आया था 1556 से और 1605 तक, ठीक है। और अकबर के बाद आया था जहांगीर। तो जहांगीर कब आया था, 1605 से लेके 1627। उसके बाद शाहजहाँ 1627 से लेके 1658 तक। और फिर आया था औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब कब आया था, 1658 से लेके और 1707 तक। आपको याद होना चाहिए ये क्रोनोलॉजी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। तो भाषा से आप याद रख सकते हैं क्रोनोलॉजी। दहली सल्तनत की आप लिख के देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, दहली सल्तनत, ठीक है। तो वहाँ पे किस किस डायनेस्टी का बताएंगे आप मुझे। पहली जो स्लेव डायनेस्टी थी, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, और फिर कौन सी आई थी, लोधी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के देंगे, और उसके ईयर और पहले कौन सी आई थी और फिर कौन सी आई थी, ठीक है, क्रोनोलॉजी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है। तो ईस्टर्न घाट में पूछ रहा है, तो इसका आंसर है सेवरॉय हिल्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब हम दूसरे हिल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, मिज़ो और खासी, ये दोनों पड़ती हैं किस में, उसमें मिज़ोरम, मिज़ो हिल्स पड़ती हैं मिज़ोरम में, और खासी, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी और जैंतिया ये पड़ती है मेघालय में। आंगलोंग प्लेटो है जो, ठीक है, वहाँ पे। तो ये मेघालय कहाँ है, आसाम के जस्ट ऊपर ही, ठीक है। इसके इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है अन्नाईमुडी हिल्स, तो नहीं, इसका जो आंसर है वो है सेवरॉय हिल्स। ये ईस्टर्न घाट्स में पड़ती हैं और ये पड़ती हैं तमिलनाडु में। सेवरॉय और जावेदी की पहाड़ियाँ, जावेदी भी यहीं है, जावेदी की पहाड़ियाँ पूछ सकता है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में। सेवरॉय और जावेदी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती हैं, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं, देखो अनाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की और वेस्टर्न घाट्स की। अनाईमुडी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स की। लोकेशन कहाँ है इसकी, केरला में। हाइट कितनी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर। इसको जानते हैं एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स पे पड़ता है ये अनाईमुडी हिल्स। हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं उनकी। तो अनाईमुडी मीन्स एलिफेंट्स हेड। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो PYQ में पूछी जा चुकी है किसी ना किसी में, वो मैंने आपको दे दी है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच सेट ऑफ द डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, इनमें से पूछ रखा है कि बैक्टीरिया से। तो जो डेंगू होता है वो किससे होता है, वायरल डिजीज़ है। कोलेरा भी, कोलेरा तो नहीं है। और इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज़ है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है टाइफॉइड, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। कोलेरा से ये भी बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। डेंगू वायरल है, मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम से होता है। कोलेरा ये बैक्टीरियल है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं बीमारियों के बारे में। डेंगू जो है वायरल डिजीज़ है और मॉस्कीटो फीमेल एडीज़ इजिप्टी के काटने से होता है ये डेंगू, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है किससे होता है, इन्फ्लुएंजी वायरस से। और कोलेरा जो होता है उसका जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ये टाइफॉइड जो होता है वो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, थ्रो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस TB जिसे बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है TB को एलिमिनेट करना 2025 तक। जो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है।
और जो मलेरिया है वो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्कीटो है, मच्छर है, उसके काटने से होता है। और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है इसमें। तो हमने सारी डिजीज़ के बारे में देख लिया है। आपको ये याद होना चाहिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है या पूछ सकते हैं आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बेस्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वाइट पीसीज यूज्ड इन चेस। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल की जाने वाली सफ़ेद गोटियों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है। तो आपने कभी ज़िंदगी में चेस खेला हो तो इसका आंसर आप बहुत आराम से दे सकते हैं। तो सफ़ेद गोटियों का पूछ रहा है ये, तो इसका आंसर है 16। देखिए, जो चेस होता है, चेस में 64 कॉलम्स होते हैं, 32 वाइट और 32 ब्लैक। अब देखिए, जो वाइट के बारे में पूछ रहा है, तो वाइट में देखिए एक राजा होता है, एक रानी होती है, 2 हाथी होते हैं, 2 घोड़े होते हैं और 2 ऊँट होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 इसके सैनिक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे खड़े होते हैं। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो सफ़ेद वालों के बारे में पूछ रहा है ये। तो यही इसका आंसर है। आपने अगर थोड़ा सा भी चेस की नॉलेज है, नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा सा खेला हो, देखा हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये है पर्यूषाना फेस्टिवल। तो ये सेलिब्रेट पर्यूषाना फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। तो पर्यूषण त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो ये है जैन समुदाय के लोगों द्वारा, जैन रिलीजन के जो लोग हैं उनके द्वारा। तो आपको मुस्लिम, हिंदूज और सिख का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। पिछले वाले ऑप्शन में एक पूछ रखा है मुस्लिम्स का, ठीक है। उर्स फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अजमेर में, राजस्थान में। तो ये है जैन कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है ये। और जो ये मनाया जाता है भाद्रपद मंथ के शुक्ल पक्ष में और सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। इसमें फास्टिंग, प्रेयर्स और मेडिटेशन की जाती हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारे थे 25 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQs जो CGL में, SSC के एग्ज़ाम्स में CGL में पूछे हुए हैं। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर 2024 में हुआ है। तो 2024 के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। ठीक है भाई। तो हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए, और अपने जो रिव्यूज़ हैं कि आपको इन लेक्चर से कितना फ़ायदा हो रहा है, तो वो आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और अपना सजेशन ज़रूर दें। देखिए, ये हमारा कोट है, फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर्स कभी भी अपोजिट नहीं होता है सक्सेस का, वो हमारा पार्ट है सक्सेस का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, यहीं पे हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आप नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी। अब वो लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, गुड बाय।